अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स, इसके प्रोसेस को। तो ये देखें, मैंने ये क्वेश्चन समझ लें, इसे मैंने लिखा हुआ है लिक्विड रिवर्सिबल रिएक्शन के ये सिंबल है और उसके बाद वेपर्स। अब देखें, ये जो कंडीशन होती है इसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब कंडेंसेशन प्रोसेस में अब जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं ऑन द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम फॉर्म में एट गिवन टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर के तहत जो वेपर्स प्रेशर लगता है इन इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिक्विड के सरफेस पे, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इसको समझने के लिए हम ले देते हैं एक कंटेनर। अब ये कंटेनर है हमारे पास और ये इसमें हमारे पास है लिक्विड। अब देखें, अगर ये हमने एक इसे मखसूस टेम्परेचर कोई भी दे दिया। अब देखें यहाँ पे जो ये सरफेस ओपन है, कंटेनर ओपन है, तो जब ये बॉईल करेगा या वैसे वेपर इसके होंगे वो निकल जाएंगे कंटेनर से, सरफेस एरिया से आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएंगे जो हाईली काइनेटिक एनर्जी होंगे। उसके बाद अगर हम इसी कंटेनर को लें, ये कंटेनर लिया हमने, सेम वो टेम्परेचर रखा, पर इस बार हमने ये इसका जो क्लोज कर दिया कंटेनर को, ये ओपन फेस था और ये क्लोज हो गया। अब देखें, यहाँ से जो वेपर्स कुछ निकलेंगे, टेम्परेचर बॉयल कर रहे हैं तो वेपर्स कुछ निकलेंगे। उसके बाद अब देखें यहाँ पे अगेन, यहाँ पे थोड़े निकल रहे हैं और सेम यही कंटेनर आहिस्ता आहिस्ता इसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से ये ज़्यादा वेपर्स बॉयल करेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि कंटेनर बंद है तो वेपर्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे। अब इससे आगे देखें तो सेम कंटेनर पे ये लिक्विड है। अब देखें, ये वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, तो इनमें से जो कुछ वेपर्स हैं जो के वापस आ जाते हैं और प्रेशर करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इस सरफेस पे अब देखें, यहाँ पे कुछ वेपर्स हैं जो कि वो ऊपर की साइड पे जा रहे हैं और कुछ वेपर्स वो डाउन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड पे आ रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम नेम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म। अब देखें, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कह देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे अब देखें, जो प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर्स लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इनके फैक्टर्स पे। सबसे पहले हम ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते, इनका कोई असर नहीं होता वेपर प्रेशर पे। पहले डिस्कस करते हैं अमाउंट ऑफ लिक्विड। अब देखें, यहाँ पे हमने अमाउंट ली हुई है। अगर हम यहाँ पे इतनी अमाउंट लेते हैं तो जो वेपर्स होंगे, सेम हम टेम्परेचर रख रहे हैं तो वेपर्स जो होंगे वो उसी अमाउंट के मुताबिक निकलेंगे। जाहिर सी बात है, वो जब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा वो टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर तो निकलेंगे। अब वेपर प्रेशर जो निकलेगा तो अब देखें, वहाँ पे लिक्विड की अमाउंट उतनी है मगर सरफेस एरिया उतना ही है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास, हम लेट्स सपोज यहाँ इतनी ले लेते हैं, तो जो वेपर्स होंगे वो तो सेम अमाउंट में जैसे इस नॉर्मल में निकल रहे हैं यहाँ पे भी वैसे ही निकलेंगे। तो इसका मतलब है ये अमाउंट ऑफ लिक्विड जो होता है ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करने वाले ये होते हैं अगर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा, स्ट्रेंथ हो या टेम्परेचर। ये दो चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ लिक्विड नहीं डिपेंड करती। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेनर। अब बात आती है कंटेनर जिसमें हम किसी लिक्विड को लेते हैं, उसका वॉल्यूम है क्या वो डिपेंड करेगा। अब देखें,
ये कंटेनर हमने इतना लिया, लेट्स सपोज हम इतना कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। मगर जो वेपर्स निकल रहे हैं सेम उतने ही हमारे पास जो ये प्रोसेस है ये चलता रहेगा, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेनर है वो भी डिपेंड नहीं करता। लास्ट पे आता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इसका डिपेंड इतना नहीं करता, ठीक है। जो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जो वेपर हैं वो भी ज़्यादा निकल रहे हैं, मगर ये बात नहीं कि जो उसका वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड डिपेंड नहीं करता। इसके बाद आते हैं फैक्टर जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है टेम्परेचर। अब देखें ये मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे समथिंग कुछ भी टेम्परेचर लिया हुआ है, और ये टेम्परेचर के मुताबिक इतने ये वेपर्स निकल रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। कंटेनर क्रॉस कंटेनर है, तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो इंक्रीज कैसे होगा। अब देखें जो अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे देखें, ये कंटेनर है हमारे पास क्लोज, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने से क्या होगा कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक मॉलिक्यूल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, तो जो वेपर्स होंगे लिक्विड के वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा होने की वजह से जो अब जो बैग वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वो वेपर्स स्केप तो नहीं करते, वापस आएंगे, तो जो वेपर्स वापस आएंगे तो उनका प्रेशर भी ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे हम इन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, उसमें अगर देखें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरह डिपेंड करती है। अब हमारे पास एक ये कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है। अब यहाँ पे आती है बात लिक्विड की। लिक्विड की कौन सी फॉर्म है, हमें पता है कुछ लिक्विड्स जो होते हैं ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रखते हैं, कुछ में कम होती है और कुछ में नॉर्मल सी होती है। ये अब वेपर प्रेशर ये किस तरह डिपेंड करेगा। अब देखें हमने एक टेम्परेचर दिया हुआ है इसे, ठीक है। अब देखें अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, और उसे एस्केप करने वेपर्स बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो तब ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगी वो डिक्रीज करेगी, फिर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वीक होगी, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।